विद्यार्थियों नमस्ते। हम छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य संसार से आपके पाठ्यक्रम में संकलित कविताओं पर बात कर रहे थे और पिछले वीडियोज में हमने तोड़ती पत्थर, जूही की कली कविताओं पर बात की। आज हम निराला द्वारा रचित और आपके पाठ्यक्रम में शामिल स्नेह निर्जर बह गया है कविता पर बात करेंगे। इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। स्नेह निर्जर बह गया कविता की रचना 1942 ईस्वी में हुई थी और ये कविता निराला द्वारा रचित अनिमा काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। स्नेह निर्जर बह गया कविता में निराला की जीवनानुभूतियों की अभिव्यक्ति हुई है। निजी जीवन के अनुभव अभिव्यक्त हुए हैं। निराला को व्यक्तिगत जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनका जीवन अनेक उतार चढ़ावों से भरा रहा और निरंतर संघर्ष करते रहने के कारण जीवन यात्रा के एक पड़ाव पर कवि को ऐसा लगता है जैसे उसकी शक्ति चुक गई है, क्षीण हो गई है, उसका ह्रास हो रहा है और अपनों के बीच रहते हुए भी उनसे अलग अनजान रहने का भाव की अनुभूति जो है कवि को होता है। अकेलापन, निराशा, अवसाद से कवि जूझता है और कवि के इन भावों की अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। ऐसी अभिव्यक्ति निराला की अन्य कविताओं में भी देखने को मिलती है। जैसे मैं उनकी एक अन्य कविता की पंक्तियां उद्धृत करूं। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरी दिवस की सांधे बेला, पके आधे बाल मेरे हुए निष्पर्प गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती आ रही हट रहा मेला। और इसमें बिल्कुल निराला के जीवन का जो अकेलापन है उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। और दिवस की संध्या बेला, जीवन को दिवस का रूप देकर के उसकी संध्या बेला की ओर से, उसकी वृद्धावस्था की ओर संकेत किया गया है। चाल मंद होने से जीवन शक्ति के क्षीण होने, इसको अपन कविता की सृजनात्मकता से, सृजनात्मक शक्ति से भी जोड़ सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ निराला को साहित्यिक जगत में भी संघर्ष करना पड़ा और साहित्यिक जगत में उन्होंने साहित्य को जो योगदान दिया, हिंदी साहित्य को जो प्रदाय दिया, उसकी तुलना में उन्हें अपने जीवन काल में अपेक्षित सम्मान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। कारण यह है कि निराला परंपरागत कविता के प्रतिमानों से हटकर काव्य रचना कर रहे थे। उन्होंने भाव, भाषा और शिल्प सभी दृष्टियों से तत्कालीन परंपरागत कविता के स्थापित प्रतिमानों का विद्रोह करते हुए कविता रचना की। जैसे उन्होंने मुक्त छंद का प्रचलन किया, जिसे केचुआ छंद या रबड़ छंद कहकर के उपहास किया गया। यद्यपि आगे चल करके मुक्त छंद की कविताएं हिंदी में लिखी जाने लगी, परंतु तत्कालीन आलोचकों ने काव्य जगत के जो लेखक थे, साहित्यकार थे, उनके द्वारा निराला के इस काव्य रचना के अलग जो स्वरूप था, शिल्प था, भाव था, उसको स्वीकृति नहीं मिली। तो निराला को यहाँ भी संघर्ष करना पड़ता है और एक निराशा, एक वेदना जो है उन्हें अनुभूत होती है। इसकी भी जीवन के निराला की काव्य यात्रा बहुत लंबी रही, क्योंकि उनकी काव्य यात्रा छायावाद से प्रारंभ हुई और छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता को उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था पल्लवित पुष्पित होते हुए। तो जीवन
काव्य यात्रा के एक पड़ाव पर जाकर निराला को लगता है कि जैसे उनकी सृजनात्मक जो शक्ति है वह क्षीण हो गई है, उसका ह्रास हो गया है और इसके कारण उनकी कविता में वो अर्थ नहीं रह गया है। तो उस विषाद की, उस वेदना की, उस असंतोष की अभिव्यक्ति इस कविता में हुई। साथ ही उस विषाद के साथ साथ संतोष भी निराला का इस कविता में अभिव्यक्त हुआ है कि उनके द्वारा जो रचित कविता है वो अनश्वर है, अमर है और उसके द्वारा वो अमर रहेंगे। तो विषाद और तोष, असंतोष और संतोष की विरोधी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। तो हम अब इस कविता को देखते हैं। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जो तन रह गया है, आम की ये डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या सिखी, नहीं आते पंक्ति में हूँ लिखी, नहीं जिसका जीवन दह गया है, स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जो तन रह गया। स्नेह निर्जर, प्रेम का स्नेह, प्रेम निर्जर यानी झरना, पिक यानी कोयल और सिख यानी मोर। अन्य शब्दों के अर्थ तो आप जानते ही हैं, सामान्य शब्द है। कवि कहता है कि उसके जीवन से प्रेम का जो झरना है वो बह गया है। प्रेम का जो झरना है वो रीत गया है और बह जाने के कारण, बहकर के समाप्त हो जाने के कारण अब उसका जीवन जो है रेत के समान हो गया। जिस तरह से नदी के बह जाने के बाद, जलधारा के सूख जाने के बाद नदी में रेत शेष रह जाती है जो शुष्क नीरस शुष्क होती है, सरसता जिसमें नहीं होती है, इसी तरह कवि के जीवन से जो प्रेम था, वो प्रेम का जो झरना था, सोता था, वो बह गया है और इस कारण उनका जीवन रेत के समान शुष्क और नीरस हो गया है। इस बात को काव्य की सृजनात्मकता के अर्थ में भी अपन देखें तो कवि कहना चाहता है कि कवि के हृदय में रागात्मक भावों का जो सोता था, झरना था, वे बह करके समाप्त हो गया है। सरस रागात्मक भावों का, जिससे कविता रूपी सरिता प्रस्फुटित होती थी, कविता रूपी सरिता का उद्गम होता था, वह सोता, वो स्रोत बह करके समाप्त हो गया है, रीत गया है और इसके कारण अब उनकी कविता में वो सरसता, वो भाव प्रवणता नहीं रह गई है जो पहले की कविताओं में थी। ऐसा काव्य सृजनात्मकता के एक मोड़ पर कवि को लगता है। तो इसमें स्नेह निर्जर में तो रूपक अलंकार है, रेत जो तन रह गया में उपमा अलंकार है। आगे कवि कहता है कि आम की ये डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पे क्या सीखी, नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दे गया। इस छंद की जो पंक्तियां हैं, इनसे मिलती जुलती पंक्तियां कवि की एक अन्य कविता की भी है। वो कहते हैं कि जानता हूँ नदी झरने जो मुझे ते पार करने, कर चुका हूँ हंस रहा है ये देख कोई नहीं भला। तो कवि कहना चाहता है कि उनकी जीवन रूपी जो आम की डाल है, आम्र डाल है, वो सूख गई है, शुष्क हो गई है और इस कारण उस आम की डाल पर पहले जैसे मधुर फल फूल नहीं लगते हैं और इस कारण उस आम की डाल पर कोयल और मोर भी नहीं आकर के बैठते हैं, वो भी अपना मधुर कलरव वहाँ नहीं करते हैं। कवि जगत के सत्य की
अभिव्यक्ति यहाँ पर करता है। जगत में व्यवहार में देखने को मिलता है कि जब व्यक्ति की सामाजिक उपादेयता समाप्त हो जाती है, जब समाज को वह कुछ नहीं दे पाता है, जब उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, समाज के लिए उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रहती है, अन्य व्यक्तियों के लिए उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रहती है, तो लोग जो है उससे किनारा कर लेते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। जिस तरह से आम की डाल जब हरी भरी रहती है, पल्लवित पुष्पित रहती है, तो कोयल और मोर वहां पर जाते हैं, लेकिन उस डाल के सूख जाने पर रस लोलुप कोयल और मोर वहां पर नहीं जाते हैं, उस डाल पर नहीं बैठते हैं। इसी तरह स्वार्थ, संसार के स्वार्थ लोलुप जो व्यवहार है उसको यहाँ पर उजागर किया है। कहते हैं पंक्ति में हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ। इसमें कवि अपने जीवन को काव्य की पंक्ति से उपमित करते हुए कहते हैं कि वो उनका जीवन कविता की उस पंक्ति के समान हो गया है जिसका कोई अर्थ नहीं रह गया, जो व्यर्थ है, निरर्थक है, जीवन दे गया है, मानो उनका जो जीवन है वो समाप्त हो गया, जल गया है। इसी को हम सृजनात्मकता से जोड़ करके देखें तो कह सकते हैं कि कवि की कविता रूपी आम की डाल, कवि की काव्य रूपी बगिया जो पहले पुष्पित और पल्लवित थी और जिसके कारण पाठक या श्रोता रूपी मोर और कोयल उस काव्य रूपी बगिया से, काव्य कविता रूपी आम की डाल से भावों की गंध लेते थे और रसों का स्वादन करते थे, वो पाठक और श्रोता जो है अब कवि की कविताओं के पाठन से जो है बचते हैं, दूर होते हैं। तो कवि को ऐसी अनुभूति होती है कि अब जो कवि लिख रहा है उसमें वो अर्थ नहीं रह गया है जो पहले की कविता। रचना समता का उसका विनाश हो गया है, उसकी सर्जनात्मक जो शक्ति है वो समाप्त हो गई है, क्षीण हो गई है। उसकी पंक्तियों में, उसकी कविताओं में वो सरसता, भाव प्रवणता नहीं रह गई। आम की डाल के सूख जाने के समान अब उसमें भावों के, रसों के जो फल फूल है वो नहीं पल्लवित पुष्पित होते हैं। अब वो जो भी लिखता है वो निरर्थक और बेकार लिखता है। तो अपनी सर्जनात्मकता पर, अपनी काव्य रचना पर यहाँ पर निराला जी का असंतोष का भाव, विषाद का भाव व्यक्त होता है। उनकी निराशा जो है, वेदना जो है यहाँ पर झलकती है। उन्हें ये लगता है कि अब जो मैं जो भी लिखता हूँ वो सब निरर्थक, बेकार है। ऐसी पंक्तियां जिनका कोई अर्थ नहीं रह गया, जीवन दे गया है। और यहाँ जीवन से अर्थ है, कवि ये कहना चाहता है कि उसकी सृजनात्मक जो शक्ति है वो जल करके समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई। आगे अगला छंद है कि दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वरता सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो डह गया है। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जो तन बह गया। इसमें कवि समाज को अपनी जो अपना प्रदाय है, जो उन्होंने समाज को दिया है, उस पर संतोष व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि दिए हैं मैंने जगत को फूल फल। निराला स्वभाव से बहुत उदार और दानी थे, खुद कष्टों में रहते थे, लेकिन दूसरों को वो कष्ट देख करके थे तो दुखी होते थे और उनकी सहायता के लिए वो हर संभव प्रयास करते रहते थे। उनके जो उनके बारे में लिखे गए संस्मरण है, उनसे उनमें ऐसी अभिव्यक्ति हुई है
तो वो कहते हैं कि दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, मैंने इस संसार को बहुत से जो है फूल फल दिए हैं। और कौन से फूल फल दिए हैं? यहाँ पर कविता रूपी फूल फल, कि मैंने इस काव्य, इस संसार को, हिंदी साहित्य को बहुत से कविताओं रूपी फल फूल दिए हैं। और अपनी काव्य प्रतिभा से मैंने सभी को चकित किया है। श्रोताओं, पाठकों और आलोचकों और समीक्षकों को मैंने अपनी काव्य प्रतिभा से चकित किया है। और इन पंक्तियों में कवि को अपनी काव्य रचना, अपनी उसकी जो सृजनात्मक प्रदाय है हिंदी जगत के लिए, उस पर संतोष का भाव, आत्मतोष जो है वो व्यक्त करता है कि उन्होंने इस संसार को बहुत कुछ दिया है, हिंदी काव्य जगत को बहुत कुछ दिया है। और अपनी काव्य प्रतिभा से, काव्य रचना की क्षमता से सभी को चकित किया है। पर अनश्वर था सकल पल्लवित फल। और कवि ने जो कुछ भी रचा है, अनश्वर जो नाशवान नहीं, जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी रचा है, वह समस्त काव्य रचना जो है वह अनश्वर, और उसी के माध्यम से जो कवि है वो अमर है। उनके द्वारा रचित कविताएं, काव्य हर देश और काल में जो है प्रासंगिक रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। तो उसकी अनश्वरता ही कवि को अपनी अनश्वरता, अमरता देखता है। लेकिन दुख भी है इसमें, विषाद भी है, तोष भी है। तोष है ऊपर, अब विषाद है कि ठाठ जीवन का वही जो डह गया है। लेकिन कवि को इस बात का दुख है कि सृजनात्मक शक्ति का वो जो वैभव है, जो सृजनात्मकता, जिस सृजनात्मक शक्ति के द्वारा उन्होंने हिंदी काव्य जगत को बहुत कुछ प्रदाय दिया और अपनी काव्य प्रतिभा से जगत को चकित किया, वो सृजनात्मक शक्ति जो है, उसका जो वैभव है, उसकी जो संपन्नता है, वो समाप्त हो गई है। वो सृजनात्मक शक्ति क्षीण हो गई है, उसका ह्रास हो गया है। फिर आगे है, अब नहीं आती पुलीन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरूपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है, स्नेह निर्जल बह गया है, रेत जूं तन बह गया। पुलीन यानी होता है तट, प्रियतमा यानी प्रियतमा, और निरुपमा जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सके, अमा अमावस्या की का अंधकार, अंधेरा। अलक्षित यानी जिसे लक्ष्य नहीं किया गया, जिसे देखा नहीं गया, जिसे जो व्यक्त नहीं हुआ, वो प्रकट नहीं हुआ। तो कवि कहता है कि अब उसके जीवन रूपी नदी, जीवन नदी के तट पर बैठने के लिए कोई प्रियतमा नहीं आती, और इस कारण कवि अकेलेपन का शिकार है और वो निराशा की अंधकार से घिरा हुआ, उसके हृदय में केवल अब अंधकार है, निराशा का अंधकार है। इसी को हम कवि की सृजनात्मकता से जोड़कर देखें तो हम कह सकते हैं कि कवि ये कहना चाहता है कि उसके हृदय रूपी तट पर, जिससे कविता प्रस्फुटित होती थी, उस हृदय रूपी तट पर अब सृजनात्मकता की हरियाली नहीं रह गई, सृजनात्मकता हरी भरी नहीं रह गई है, अब वो श्याम हो गई है। और उस सृजनात्मक शक्ति के श्याम, सृजनात्मक तिनकों के श्याम हो जाने के कारण कविता रूपी प्रियतमा जो है उसके हृदय रूपी तट पर बैठने के लिए नहीं आती। अर्थात कवि इन पंक्तियों में
सृजनात्मकता की चाह होने पर भी काव्य रचना नहीं कर पाने की असमर्थता की जो पीड़ा है वो इसमें अभिव्यक्त हुई है। बह रही है हृदय पर केवल अमा। कवि कहता है कि उसके हृदय पर केवल अब अमावस्या का अंधकार सा है, निराशा का अंधकार सा है। और कवि को दुख है कि मैं अलक्षित हूँ, कवि अनचीना रह गया है, उसको लग से देखा नहीं गया है, उसको पहचाना नहीं गया है। उससे उसने जो कुछ दिया कविता को और समाज को, उसकी अपेक्षा में उसे कुछ नहीं मिला है, जिसका वह नहीं मिला है जिसका वो अधिकारी था। और कवि के जीवन से प्रेम का जो झरना है वो बह गया है, जिसके कारण कवि का जीवन शुष्क नीरस लगता है। तो इस कविता में कवि के जीवन का अकेलापन, सृजनात्मक शक्ति के ह्रास से निरर्थकता के बोध, जीवन की शुष्कता, नीरसता, अवसाद, निराशा, वेदना का इसमें चित्रण हुआ है, अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही इस संसार की स्वार्थप्रता और जीवन सत्य की अभिव्यक्ति। जीवन सत्य यह है कि जीवन नश्वर है और जीवन में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति की शक्ति क्षीण ह्रास हो जाती है। तो उस जीवन सत्य की अभिव्यक्ति भी इसमें हुई है। ठाठ जीवन का ढह, जीवन का ऐश्वर्य समाप्त हो गया। तो कवि की विषाद और तोष की अंतर्द्वंद्वपूर्ण विरोधी अनुभूतियों की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। पहले छंद में जहाँ उन्होंने विषाद व्यक्त किया है कि उनकी सृजनात्मक शक्ति का ह्रास हो गया है, वही दूसरे छंद में उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि उन्होंने काव्य जगत को बहुत कुछ दिया है और उन्हें अपनी काव्य प्रतिभा पर संतोष है। कविता की अनश्वरता की बात भी कवि इसमें करता है कि कविता अनश्वर है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती, कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। अनश्वरता सकल पल्लवित। कविता मुक्त छंद में रचित है, भाषा इसकी तत्सम प्रधान है, इसके साथ ही लाक्षणिक व प्रतीकात्मक है। इसमें शब्दों के अर्थ जो है लक्षणा से लिए जा रहे हैं और उपमा और रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस कविता में अर्थ के कई स्तर है और अर्थ बड़ा गहरा है। कविता भले ही छोटी है और कवि के जीवन की अनुभूतियों के साथ साथ ये जगत के सत्य, जीवन के सत्य की भी अभिव्यक्ति करती है। धन्यवाद।